गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे, जिस पे कि हम लोग कंप्लीट एसएससी जीडी एमटीएस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जीके जीएस का। और इस मॉक टेस्ट जो रोजाना शाम को 8 बजे अपनी तैयारी जांचने के लिए आता है, उसमें आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 9 है। क्या मॉक टेस्ट नंबर 9 है। रोज़ शाम को 8 बजे मंडे टू सैटरडे आप लोग को वीडियो मिल जाता है आपके हमारे चैनल पे, जिसमें 25 हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपके उस टाइप के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, वेरियस टाइप के। ठीक है मेरे दोस्त। और आप लोग के लिए आवश्यक सूचना आप लोग बता दूं कि इस बार संडे को, यानी कि परसों के दिन संडे को 1000 क्वेश्चंस प्लस 1000 प्लस क्वेश्चन का महा मैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको सारे जीके जीएस के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस सीरीज से देखने को मिलेंगे आप लोग को, तो उस वीडियो में आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और सपोर्ट बनाइएगा। ठीक है, तो आइए अपना आज का हम शानदार सेशन शुरू करते हैं। हम लोग आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे मॉक टेस्ट नंबर 9 देखेंगे आज हम लोग। पीछे हम लोग 8 मॉक टेस्ट देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर देख लें। और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, आइए हम अपना आज का शानदार सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईसीजी का सबसे पहले पूर्ण रूप जान लीजिए आप लोग। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपसे पूछ देता है एग्जाम में। ईसीजी में जी स्टैंड फॉर, ईसीजी में जी स्टैंड फॉर, तो क्या हो जाएगा? ग्राफ। जी से ग्राफ हो जाएगा, सी से कार्डियो और ई से इलेक्ट्रो। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें अच्छे से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसा टेस्ट होता है जो हृदय की इलेक्ट्रिक विद्युत गतिविधियों को दर्ज करता है। क्या? विद्युत हृदय की गतियों को जो है गतिविधियों को दर्ज करता है। इससे हम अपने हृदय की वर्तमान अवस्था का पता लगा सकते हैं। ईसीजी कराकर अपने हृदय का वर्तमान अवस्था का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस आवेग से हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती है। क्या? संकुचित होती है। किससे? ईसीजी से। और रक्त को प्रवाहित करती है ईसीजी चेक से। ठीक है, तो ईसीजी का प्रयोग हम लोग जो है हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। किसका? हृदय की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा है किस विटामिन को अपनी सक्रियता पूरा करने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता पूरा करने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो कोबाल्ट की आवश्यकता जो है विटामिन बी12 को जो है अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। किसके? विटामिन बी12 को जो है कोबाल्ट की आवश्यकता होती है अपनी सक्रियता को बनाए रखने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा जान लें, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ दे कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम बता दे तो क्या हो जाएगा? साइनोकाबालामिन। विटामिन बी12 का रासायनिक क्या नाम हो जाएगा मेरे दोस्तों? साइनो नोट कर लेंगे, साइनोकाबालामिन आपको विटामिन बी का रासायनिक नाम, बी12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। साइनोकाबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम आपको हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ दे कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे? एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी12 की कमी से। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है पूछा है। तो राजकोषीय नीति के जो है दो मुख्य साधन होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं सरकारी व्यय और काराधान। कौन? एक सरकारी व्यय और काराधन, ये जो दो मुख्य साधन होते हैं किसके? राजकोषीय नीति के। सरकारी व्यय, काराधन, ये सब क्या होते हैं? राजकोषीय नीति के साधन होते हैं। ठीक है, लाइसेंस फीस काराधन के अंतर्गत ही आ जाता है। लाइसेंस फीस जो होता है ये काराधन के अंदर ही आ जाता है। काराधन मतलब जो कर टैक्स जो लिया जाता है ना, उसी धन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कराधन, सरकारी व्यय, आपको सरकारी व्यय ये भी आ जाएगा राजकोषीय नीति में। लाइसेंस फीस कराधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कराधन के अंतर्गत। लेकिन बैंक दर जो है, बैंक दर राजकोषीय नीति का साधक न होकर ये एक मौद्रिक नीति का भाग है। बैंक दर क्या है? एक मौद्रिक नीति का। हम लोग
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ये कर रहे हैं, मौद्रिक नीति का बैंक दर जो भाग हो जाता है आपको मौद्रिक नीति का भाग हो जाता है, ठीक है। तो भारत में रिजर्व बैंक बैंक दर का नियंत्रण करता है। बैंक दर का नियंत्रण कौन करता है अपने भारत में? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछते कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में, ठीक है। लेकिन हम लोग फिलहाल इस प्रश्न पे बात कर रहे हैं, तो कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं होगा? बैंक दर। बैंक दर जो हो जाएगा मौद्रिक नीति का एक साधन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एकदम आराम से समझना है, एकदम आराम से चलना है, ठीक है। सरकारी व्यय और कर धन ये जो होता है राजकोषीय नीति का साधक हो जाता है, ठीक है। लाइसेंसी फीस जो है ये कर के अंदर आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है मूल लागत किसके बराबर होती है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है मूल लागत किसके बराबर होती है? मूल लागत किसके बराबर होती है? पहला ऑप्शन दिया है परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, परिवर्ती लागत में नियत लागत का योग, परिवर्ती लागत में मात्र लागत का योग, या फिर नियत लागत मात्र का योग। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूल लागत जो है परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है। क्या? प्रशासनिक लागत का योग होता है। यह निवेश के आरंभिक मूल्य को दर्शाता है। मूल लागत किसको दर्शाता है? निवेश के आरंभिक, मतलब जब कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो निवेश के आरंभिक जो योग होना उसको दर्शाएगा मूल लागत, ठीक है। तो किसका योग के बराबर हो जाएगा? परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग को क्या कहेंगे हम लोग? मूल लागत कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखेंगे आप लोग। पांचवा प्रश्न कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है? तो उच्च संविधान, थोड़ा सा डिटेल में इसको अच्छे से जान लेंगे हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 217 किसमें? आर्टिकल 217 में आर्टिकल नंबर कितना? आर्टिकल 170 यानी कि 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करेगा। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 217 के अंतर्गत, ठीक है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से होता है। प्रत्येक हाई कोर्ट का गठन किससे होता है? एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश से होता है। वर्तमान में भारत में अगर पूछ दे कि कितने हाई कोर्ट हैं, तो 24, कितने? 24 है, ठीक है। अगर अपडेट हो गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन अभी वर्तमान में 24 ही अपने भारत में हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्लियर हो गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत करता है मेरे दोस्त? तो आर्टिकल 217, अनुच्छेद 217 के तहत जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्लियर? अगला प्रश्न संख्या 6 हम देख रहे हैं। कह रहा है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो भारतीय संविधान में टोटल भाग कितने हैं? अगर टोटल भाग, तो टोटल भाग 22 है। कौन? कितने? 22 भाग हैं। तो कह रहे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 1 है, भाग 4 है, 3 है, फिर 5 है। तो राज्य के ये राज्य की बात कर रहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान जो है संविधान के भाग 4 में किया गया है। किसमें? संविधान के भाग 4 में किया है। आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 36 से 51। अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 4। क्या? भाग 4 भाग पूछ रहा है तो भाग 4 यहाँ पर। अगर आपसे पूछ दे कि आर्टिकल, तो आर्टिकल 36 से 51। क्या? आर्टिकल 36 to 51 में किया गया है। भारतीय शासन के आधारभूत स्तंभ माने जाने वाले इस भाग की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया है। अगर पूछ दे कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो किस देश से? तो आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। आयरलैंड से नोट करते चलेंगे। किस भाग में वर्णन है? तो भाग 4 में। किस भाग में वर्णन है? भाग 4 में। किस आर्टिकल में? भाग 4 के किस आर्टिकल में? तो 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला कह रहे हैं भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य है? कितने मौलिक कर्तव्य है मेरे दोस्त? 10 है, 11 है, 12 है, या फिर 14 है? तो भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्यों का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है।
संविधान में इस भाग को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को कि भारत में नागरिक के मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें, नोट करते चलेंगे मेरे दोस्त, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 में। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। कब? 1976 में, ठीक है। और इस भाग को क्या नाम दिया गया है? इस भाग को तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 के क में किस में रखा गया है? भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया। भाग 4 का क और आर्टिकल पूछे तो 51 का, आर्टिकल 51 के क में रखा गया। किसको? मौलिक कर्तव्य को। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कितने? 11। क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। इसे क्या नाम दिया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51 के क। किस भाग में? तो भाग 4 के क, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर आपका? चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, डायनासोर थे स्तनधारी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटेमस जाति को जन्म दिया, या फिर अंडा देने वाले स्तनधारी, या फिर सरीसृप जो लुप्त हो गए। सरीसृप का मतलब सांप का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। तो डायनासोर क्या थे मेरे दोस्त? तो अमेजन, क्षमा कीजिएगा, डायनासोर का अर्थ जो होता है यूनानी भाषा में छिपकली होता है। यूनानी भाषा में डायनासोर का अर्थ क्या हो जाता है? यूनानी भाषा की बात करें हम तो छिपकली इसको बोलते हैं। यूनान में इसको छिपकली होता है, यूनानी भाषा में डायनासोर को छिपकली बोलते हैं। तो डायनासोर जो है ये सरीसृप थे। क्या? सरीसृप थे। सरीसृप थे जो कि लुप्त हो गए। क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायनासोर सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा अमेजनी वन है किस प्रकार का वन है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, या फिर उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन। तो अमेजनी वन कैसा है? तो अमेजनी नदी घाटी के वन, अमेजन नदी घाटी के वन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। किस? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का एक उदाहरण है। इन्हें शेतावास भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। शेतावास किससे कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी कि अमेजनी वन को जो है हम लोग शेतावास भी बोलते हैं। नोट करते चलिएगा मेरे दोस्त, शेतावास भी कहा जाता है, इन्हें शेतावास भी कहा जाता है, ठीक है। ये नदी घाटी क्षेत्र दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पूछ देखिए किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। महाराष्ट्र राज्य है, गुजरात राज्य है, कर्नाटक राज्य है, या फिर आंध्र प्रदेश राज्य है। तो इस चारों राज्य का सबसे पहले आप लोग को राजधानी क्लियर करना है। राजधानी तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, आंध्र प्रदेश का अमरावती, वर्तमान में अमरावती हो जाएगा, कर्नाटक का बेंगलोर, ठीक है। चारों राज्य की राजधानी क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं अपने प्रश्न में, कह रहा है भारत में मूंगफली का प्रमुख राज्य। तो भारत में मूंगफली का प्रमुख जो राज्य हो जाएगा मेरे दोस्त, गुजरात राज्य हो जाएगा। कौन सा? गुजरात राज्य हो जाएगा। कौन सा? गुजरात राज्य हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और मूंगफली कैसा फसल है? पूछ दे कि मूंगफली कैसा फसल है, तिलहन है, दलहन है, या फिर क्या है? तो मूंगफली जो है कि तिलहन फसल है। कैसा? तिलहन फसल है, क्लियर। दो चीज क्लियर, मूंगफली गुजरात राज्य में है, कैसा फसल है? तिलहन फसल है, ठीक है। मूंगफली के उत्पादन के क्रम में राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। अगर पूछ दे दूसरा, पहला तो गुजरात हो गया, दूसरा अगर आपसे पूछ दे तो दूसरा राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान। और तीसरा पूछ दे तो तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। तीसरा तमिलनाडु, दूसरा राजस्थान, और पहला कौन सा है? गुजरात है। कौन सा? गुजरात है, क्लियर है। मूंगफली कैसा फसल है? तिलहन फसल है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 देख रहे हैं हम अपना। कह रहा है कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयला जल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र राज्य में है, गुजरात राज्य में है, राजस्थान राज्य में है, या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो कोयला जल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के आपको सतारा में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र के सतारा में। कौन सा? कोयला जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इस परियोजना का आरंभ कब किया गया था? अगर आपसे पूछ दे, इस परियोजना का आरंभ जो है कब
आरंभ किया गया था परियोजना को? तो कब? 1962-63 में, 1962 से 63 में जो है इस परियोजना का आरंभ किया गया था। क्लियर है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? भारत में सही मायने में किसे स्थानीय का स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में जो है 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। कब बनाया गया? सबसे पहला बार 18 मई 1882 ईस्वी को जो है कानून बनाया गया, जो कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और यह कानून किसने बनाया? तो लॉर्ड रिपन ने। किसे? लॉर्ड रिपन ने। क्या? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने बनाया यह कानून। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक था? मतलब इनका जो वायसराय कब से कब तक थे? तो आपको 1880 से 1884 ईस्वी तक थे। ये 1880 से 1884 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था आपके भारत में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन कौन करता है? अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादन कौन करता है? निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शासन का प्रतिपादन कौन करता है? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर माधवाचार्य? तो रामानुजाचार्य को जो है विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कहा जाता है। वैष्णव आचार्यों में इनके प्रमुख शिष्य रामानंद हुए, जिन्हें शिष्य कबीर और सूरदास थे। ठीक है, तो किसे कहा जाता है? प्रतिपादन कौन करता है या फिर किसने किया था? तो किसको? रामानुजाचार्य को। किसको? रामानुजाचार्य को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और वैष्णवाचार्य में इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? इनके प्रमुख शिष्य रामानंद थे। कौन? रामानंद। इनके शिष्य के बारे में पूछ दे कि रामानुजाचार्य के शिष्य कौन थे? तो रामानंद थे। ठीक है, और रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर और सूरदास थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर और सूरदास। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रामानुजाचार्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुल्हा था? निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुल्हा था? कबीर थे, रामदास, तुकाराम, रविदास या फिर कबीर? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो व्यवसाय के आधार पर जो है कबीर जो थे एक जुल्हा थे। क्या? कबीर जो थे एक जुल्हा थे। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध कर एकेश्वरवाद के आस्था को व्यक्त की। तो कौन थे? कबीर थे, एक जुल्हा थे। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने? गुरु अर्जुन देव ने की थी स्वर्ण मंदिर की स्थापना। अगर आपसे पूछ दे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में है। कहाँ? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है आपको? अमृतसर में है। ठीक है, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? तो हर मंदिर भी कहा जाता है। हर मंदिर या दरबार साहिब भी कहा जाता है। किसे? स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर के दो उपनाम भी हैं, हरमंदिर साहिब या फिर दरबार साहिब। और इसे किसे बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने स्थापना की थी। कहाँ है? तो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया हैं, दिलीप कुमार हैं, मनोज कुमार हैं या फिर राजकुमार हैं? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है भानु अथैया थे। कौन? भानु अथैया थे। किस क्षेत्र में इनको दिया गया था ऑस्कर अवार्ड? किस क्षेत्र में? तो ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। किस क्षेत्र में? ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। किस चीज के लिए? तो ड्रेस डिजाइनिंग के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। कौन सा? ऑस्कर अवार्ड। कब दिया गया था? आपसे पूछ दे कब दिया गया था? तो 1983 में। कब? 1983 में। उसके बाद भी इन्हें अवार्ड मिला, तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला 1991 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें 2009 में मिला। ठीक है, किसो? भानु अथैया को। तो क्लियर हो गया, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। कब जीते ये ऑस्कर अवार्ड? तो 1983 में। किस चीज के लिए? तो ड्रेस डिजाइनिंग के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 17 कह रहा है हमारा कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की पहली यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं हम। कौन सी महिला प्रधानमंत्री? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री कौन थी? शीरामाओ भंडारनायके, मार्गरेट थैचर, खलीदा जिया या फिर इंदिरा गांधी? तो विश्व की सबसे पहला प्रधानमंत्री महिला श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी सिरिमाओ भंडारनायके थी। कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके। कौन, किस देश की बनी थी ये? तो श्रीलंका देश की। किस देश की थी? श्रीलंका की। किस देश की? श्रीलंका देश की। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी अभी वर्तमान में कहाँ है? तो श्री जयवर्धनापुरा कोटे। श्री जयवर्धनापुरा कोटे। ठीक है, और कब बनी थी ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री? तो 1960 में। कब? 1960 ईस्वी में। कब बनी थी? तो 1960 ईस्वी में। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो राजस्थान जो है देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य हो जाएगा। देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर लें, इसका क्षेत्रफल अगर पूछ दें सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। कौन सा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। अगर आप पूछ दें कि इसका क्षेत्रफल कितना है तो 3,42,12,390 स्क्वायर किलोमीटर। 3,42,12,390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 3,42,12,390 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। किसका? राजस्थान का। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल और भारतीय राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां नंबर प्रश्न कर रहा है विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस देश के किनारे स्थित थी। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी। कृष्णा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे या फिर गोदावरी नदी के किनारे। तो विजयनगर राजवंश की राजधानी जो है हम्पी वो तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हो गया है तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक आपका बसा हुआ है। नदी से रिलेटेड एक वीडियो आप लोग को डाल चुका हूं, उसको देख लीजिएगा तो नदी से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा जिसका नाम है गोल गुंबज वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर दिल्ली में? तो विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज जो है कर्नाटक राज्य में है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। और कौन सा है? गोल गुंबज है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न कह रहा है कि महावीर का जन्म, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? कुशीनगर था, कुंडग्राम था, राजगीर था या फिर काशी था? तो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो कि वर्तमान वैशाली में है, कुंडग्राम जो कि वैशाली में है, और वैशाली कहाँ है? आपके बिहार में है। वैशाली कहाँ है? आपके बिहार में है, हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और कहाँ जन्म हुआ था इनका? कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दे कि कब हुआ था तो 540 ईसा पूर्व। कब? 540 ईसा पूर्व। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, किडनी है, हृदय है, लीवर है या फिर नन ऑफ दीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर यानी कि यकृत जिसको बोलते हैं आप लोग, लीवर यकृत जिसको बोलते हैं वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg के बीच होता है। कितना? 1.5 से 2 kg के बीच होता है इसका वजन, लीवर का वजन। ठीक है, इसके द्वारा 2 पित्त स्रावित होते हैं। इसके द्वारा पित्त कितने? 2 पित्त स्रावित होते हैं। ठीक है, 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको? फेफड़े को। यह माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है। क्षय रोग जो है
फेफड़ा को प्रभावित करता है, किस बैक्टीरिया से फैलता है, तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है, जीवाणु से फैलता है क्षय रोग, ध्यान रखेंगे जीवाणु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। ठीक है, तो आय विधि जो है निवेश विधि तथा व्यय विधि सब में शामिल होती है, राष्ट्रीय आय की गणना में भी, लेकिन मूल वर्धित विधि को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, मूल वर्धित विधि को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन आय विधि, व्यय विधि, निवेश विधि ये सभी राष्ट्रीय आय की विधि, लेकिन मूल वर्धित विधि जो है राष्ट्रीय आय की विधि नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25वां और आज का हम लोग अपना अंतिम प्रश्न देखेंगे। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कह रहा है किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, या फिर नन ऑफ दीज। तो वायुयान उड़ाने की जो ऊंचाई होती है 1832 किलोमीटर तक है, क्षमा कीजिएगा, आपको समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है 1832 किलोमीटर तक है। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक है, और इसमें ताप जो है, ताप होता है समान रहता है, टेम्परेचर जो है समान होता है। यही कारण है कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। आदर्श मतलब अच्छी दशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। प्रतिदिन आपको वीडियो सुबह 7 बजे करंट अफेयर, 8 बजे स्पेशल वीडियो किसी सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, रात्रि 8 बजे मॉक टेस्ट, और भी वीडियो आप लोगों को मिल जाते हैं। मैथ्स को देखने को वीडियो आप लोगों को मिल जाते हैं शाम को 4 बजे या 6 बजे। ठीक है, तो आप लोग को नए नए वीडियो आते रहते हैं, और संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है आप लोग को। एसएससी जीडी के जीएस की अभी तक कंप्लीट सिलेबस हमने लगभग करा चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, और मॉक टेस्ट करा ही रहे हैं। आप लोग को तैयारी और भी बेहतर होगा। ठीक है, और बेहतर से बेहतर ढंग से होगा। आप लोग और ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।